जलसा पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। वफाकी हुकूमत, निगरान हुकूमत, क्या वाकई उनके पास इख्तियारात नहीं हैं कि वो इलेक्शन की डेट दे सकें? अलबत्ता आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने भी बोल दिया कि ये इलेक्शन कमीशन का दायरा-कार है, ये उनका इख्तियार है कि वो इलेक्शन कब करवाते हैं। इलेक्शन कमीशन का अलबत्ता सुल्तान राजा का कहना है कि बहुत जल्द इलेक्शन करवाएंगे और नवंबर तक हल्का बंदियों का मामला भी हल हो जाएगा। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई पर। फिर हम बात करेंगे कराची में भी सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। सिंध के कई शहरों में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। MQM छोटे छोटे जलसे कहें या जलसियाँ कहें करने में मसरूफ़ है। अलबत्ता कहा यह जा रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, ये एक टाउन के लोग हैं, ये पूरे कराची के लोग नहीं हैं। तो वो क्या कामयाबी उनको मिल रही है या नहीं? इससे पहले मलीर में किया गया था, अब लियाकताबाद टाउन में भी एक जलसा किया गया MQM पाकिस्तान की जानब से। वो कितना कामयाब रहा, उसकी कैंपेन चलाते रहे MQM के सीनियर रहनुमा फॉर्मर MNA डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, अब वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। तो क्या उनको उसके नतायज मिले या न मिले? दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर JUI के रहनुमा राशिद महमूद सुमरो पर भी बड़ी तनकीद की जा रही है कि जो उन्होंने एक अमन मार्च निकाला, उस मार्च में एक जगह पर एक साहब ने उनको रोक दिया उनकी स्पीच के दौरान, जिस पर उन्होंने उन पर तनकीद की। तो अब सोशल मीडिया सार्फिन बड़ा उन पर तनकीद कर रहे हैं। तो क्या ये वाकई मुखालफिन ने इस साहब को भेजा था जैसे राशिद महमूद सुमरो साहब कह रहे हैं? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, केदवार आपने मुल्क की सियासत के देख सैयद सज्जाद अली चैनल। बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब आपने टाइम दिया। शाह साहब पहले हम बात कर लेते हैं ज़रा हल्का बंदियों पर। जनवरी के एंड में इलेक्शन हो रहे हैं, हर आम आदमी यही पूछ रहा है, डेट नहीं आ रही। एक डेट होती है भाई 25 जनवरी को इलेक्शन होंगे मुल्क भर में, तो ये डेट अभी तक क्यों नहीं दी जा रही शाह साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साकिब, जमहूरियत का हुस्न जो है इलेक्शन में है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन जो है वो ऑन हेड है और डेट जो है वो जनवरी की 28 की इलेक्शन कमीशन ने इसलिए अंदाज़न बताई है कि मरदमशुमारी का मराहिल जो हैं वो तकरीबन हल पजीर होते जा रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो फाइनल स्टेज पे होगा सारा मामला हल्का बंदियों का और मरदमशुमारी का। तो एक फ़ाइनल डेट जो है वो हालात और वाक़यात को देखते हुए जल्द अनाउंस कर दी जाएगी और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का दौर दौरान नज़र आ रहा है। देखें, सियासी लोग जो हैं वो बहुत दूर देख रहे होते हैं, उनकी एक नज़र होती है और सियासी लोग जब उतरे हैं, जब आप देख रहे हैं कि जोड़ तोड़ कराची मेगा सिटी जहाँ से जो है वो हुकूमतें बनती हैं, जहाँ से हुकूमतें गिरती हैं, तो वहाँ आप देख रहे होंगे कि एकदम गहमा गहमी जो है वो उरूज पे है और बाकायदा सियासी जमातें जो हैं वो एक्टिव हुई हुई हैं। तो अगर इतनी पेंडिंग नज़र आ रही होती इलेक्शन की या कोई ऐसी बात होती तो करोड़ों रुपए कैंपेन पे खर्च होते हैं, सियासतदानों का पैसा लगता है, पार्टियों का पैसा लगता है। तो ये पार्टियां क्यों इतने एहतमाम करेंगी, क्यों इतनी मूवमेंट करेंगी? तो इलेक्शन तो मैं समझता हूँ साजिद जमहूरियत में कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं और ये होके दम लेंगे और वेरी सून जो है वो आप सुनेंगे कि हल्का बंदियाँ और मरदमशुमारी का काम जो है आखिरी मराहिल में आ गया और उसके बाद जो है वो एक मुतय्यन करदा डेट दे दी जाएगी। जो कुछ सीनियर अकाबरीन दे रहे हैं कि जनवरी के एंड में तो बर्फ़बारी होती है, पाकिस्तान के कई इलाकों में धुंध होता है, पूरे पंजाब भर में। तो ये जनरल इलेक्शन है, ये आम इंतखाबात हैं, किसी एक शहर के नहीं है। ये कैसे हो पाएगा? होता हुआ आपको नज़र आ रहा है कि वाकई सर्दियों में आवाम निकलेगी, धुंध में भी आवाम निकलेगी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके सब चीज़ें फुलफिल, इलेक्शन कमीशन की भरपूर तैयारी है। देखें, इलेक्शन कमीशन ने साजिद आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए और पोलिंग स्टेशंस के लिए तमाम गुफ्तगू आज कर दी। मैं उस पर टाइम ज़ाया करना नहीं चाहता स्टूडियो का। और दूसरी रह गई आपकी बात मौसमियाती तब्दीली, और मौसमियाती तब्दीली और माहौल मैं समझता हूँ कि साजगार बनाया जाएगा अगर वक्त को थोड़ा गैन करना पड़ा। इसके लिए हफ्ता 10 दिन का वो गैप होता है, हो सकता है अगर ऐसा हुआ, क्योंकि वाकई आप सही कह रहे हैं जनरल इलेक्शन का टाइम है तो पूरे मुल्क के लिए है ना ये। तो अगर कहीं ऐसे मामलात हुए हुए हैं कि वोटर जो है वो तकलीफ़ में आएगा निकलने में, पहुंच नहीं पाएगा या रास्ते बंद हैं, बर्फ़बारी का मामला है, दीगर मामलात हैं, तो उस सूरत में कुछ आगे पीछे मामलात हो सकते हैं
लेकिन ये बात तय है कि खुशफहमियाँ या गलतफहमियाँ फैलाने से कुछ हासिल नहीं होगा। जिनको पता है कि हम इलेक्शन हार जाएंगे या हम सही मायनों में इलेक्शन लड़ नहीं सकते या हम कैंडिडेट पूरी तरह नहीं उतार सकते, वो अफवाहें फैला रहे हैं और अफवाहों को गर्म कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई और हकीकत ये है कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और इसका इलेक्शन में जाना बहुत जरूरी है। आपने शिकवा सुना होगा कि वो कह रहे इलेक्शन में, वो भाई खुदा का वास्ता डेट दे दो। साजिद परवेज इलाही एक्चुअल गए थे कोर्ट पे अपनी पेशी के लिए और उनको पेश होना था आज। उनका ये सवाल ये जवाब बनता नहीं था, वो भी अदलिया से। वो अपने केस से मुताल्लिक गुफ्तगू रखें। बहरहाल सीनियर सियासतदान है और वो हमसे बेहतर समझते हैं कि उन्होंने ये वजह क्यों पूछी और इस बात पे सवाल क्यों उठाया। ये उनका जाती कोई मामला है। इलेक्शन की डेट जब आ जाएगी मुमकिन तौर पर, तो मोनिस इलाही से लेके शहजाद अकबर, उसके बाद शहबाज गिल, दीगर रहनुमा जो बाहर हैं, आपको वो पाकिस्तान में आते हुए नज़र आ रहे हैं शाह साहब। और सेकंड ये कि ये जो महंगाई का जिन है ये इस हुकूमत के बस में नहीं। साजिद बड़ी ज़बरदस्त, आपने जब भी कोई सवाल अवामी मामले का होता है तो मेरा बड़ा दिल खुश होता है कि उस पर बात की जाए। पहला आपका सवाल कि जो लोग यहाँ नहीं हैं वो आ जाएंगे, माहौल साजगार होगा, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि एक बात बिल्कुल तय है कि इलेक्शन के अंदर जो फार्मूलिटीज़ हैं कागजात नामजदगी जमा कराने की, असासाजात को शो करने की और अपनी एक साफ़ सुथरी प्रोफाइल दिखाने की, यानी स्क्रूटनी के तहत जो लोग एबल हो रहे होंगे वो लाजमी आएंगे। जो नहीं इसके काबिल हैं वो बिल्कुल इसके ऊपर से सिवाय तनकीद के कुछ नहीं करेंगे और नहीं आ पाएंगे। हाँ, अगर किसी के केसेस चल रहे हैं और वो केसेस पेंडिंग में हैं और मामला ख़राब हैं तो वो भी जाहिर सी बात है वो इलेक्शन को जो है वो नहीं करेंगे फेस। अब आगे आपको दूसरा सवाल कि महंगाई को किस तरह क्या देखते हैं आप, तो साजिद मैं समझता हूँ निगरान हुकूमत जिसका ये काम नहीं था, उसका काम था फ़िलहाल केयर टेकर करना और देखना कि इलेक्शन के इंतजामात कैसे होते हैं और क्या माहौल है, कानून की देख रेख करना। लेकिन फिर उसके बावजूद भी ख़ास तवज्जो जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब ने और उनकी काबीना ने दी। और मैं समझता हूँ कि अशियाए खुर्दनोश से लेके हर चीज़ के ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो कमी आई है पैसों में और बड़े मार्जिन के साथ कमी आई है, चाहे वो चावल हो, दाल हो, आटा हो, चीनी हो या दूध हो, बच्चों के लिए आइटम हो, जो भी चीज़ें, काफ़ी चीज़ों में मैं मार्केट के सर्वे में फ़र्क देख रहा हूँ। कल भी हमने एक सर्वे निकाला, उसके अंदर भी देखा आज चीनी के हवाले से भी 130 रुपये का नोटिफिकेशन हमें मौसूल हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो दूध की ही कीमतें नोटिफिकेशन आपको मौसूल हुआ है अकॉर्डिंगली बिक भी रही है। मेरे ज़रा बता रहे हैं 155 और 160। साजिद मसला ये है कि जो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफा खौर है ना, इन तक टीमें पहुंच नहीं पा रही। जो इलाकाई दुकानदार हैं जो अंदर बैठे हुए हैं उन तक टीमें नहीं पहुंच पा रही। वो मनमाने रेट पे मुनाफाखोरी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो माल उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी किया था वो किया था उस वक्त में जब कीमतें राइज कर रही थी। अब उनको वो माल निकालना मुश्किल हो गया। अगर वो असल कीमत पे बेचना शुरू करते हैं जो गवर्नमेंट दे रही है तो उनको पिछले अपने ख़रीदे हुए पैसों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए वो आवाम को लूट रहे हैं और कोई इसकी वजह नहीं। हाँ, अगर सही छापे पड़ना शुरू हो जाए और सही मायनों में जो है वो टीमें बाहर निकल आए तो इनके दांत खट्टे हो जाएंगे और ये अपनी औकात में आ जाएंगे और ये लोगों को लूटना बंद करेंगे। लेकिन जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं या बड़ी जगहें हैं जहाँ पे चेक एंड बैलेंस चल रहा है, जहाँ टीमें जा रही हैं, वहाँ आप देख लें बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पे आप चले जाएं, वहाँ कीमतें कंट्रोल की तरफ जा रही हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। जो पिछला उठा हुआ माल है, अब एक तेल जो है, मिसाल दे रहा हूँ आपको मैं, कि पकाने का कुकिंग ऑयल जो है वो अगर 600 रुपये लीटर पे उठा हुआ है दुकानदार का और वो छोटा दुकानदार है, छोटा सरमायाकार है, तो वो उसने उठा के स्टॉक रखा हुआ था कि कीमतें तो बढ़ रही हैं, मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करूं, लालच के तहत आवाम को धोखा देने के लिए। वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का अब उसका नुकसान हो रहा है। अब रेट आ गया अगर 510 रुपए का तो उसको टूट रहे हैं 90 रुपए। तो वो चाह रहा है कि आवाम को बेवकूफ़ बना के मैं 550 में दे दूं। तो लोगों को चाहिए, डेली देखें सब्जी के रेट भी आ रहे हैं डेली। इतनी पाबंदी से मैंने किसी दौरे हुकूमत में नहीं देखे रेट आते हुए। डेली सब्जियों तक के रेट आ रहे हैं, डेली अशिया खुर्दनोश के रेट आ रहे हैं। आवाम को चाहिए आगाही ले, वो रेट उठाए। अब तो इस वक्त टेक्नोलॉजी का दौर है, सबके पास गूगल। ठीक है, मैं आपसे कंटिन्यू करता हूं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर मैंने आप शाजिया सूबिया साहब ने ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया मोहतरमा शाजिया सूबिया साहबा, खुश आमदीद कहेंगे शो में।
जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। बीबी, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो एक तासुर मुल्क में पैदा हो रहा है, जिसका बरमला इजहार भी कर दिया 2 दिन पहले सईद गनी साहब ने, कि ये मैच फिक्स तो नहीं है कहीं, कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के लिए सारी राहें, और वो कहते हैं ना खाना तैयार है बस सर्व करना है, तो फिर पीपल्स पार्टी इस पूरे इस्लाम में कहाँ खड़ी है मोहतरमा? देखिए सर साहब, ये चीज तो ये वही लोग बता सकते हैं जो जिन्होंने इनको भेजा और जो इनको वापस लाए। लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो काम है वो अवाम के लिए करती है और आगे भी अवाम के लिए करती रहेगी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ताकत का चश्मा अवाम है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको अगर देखें तो कराची हो या पूरे सर्व भी किया है, चाहे वो हेल्थ की फील्ड में हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फील्ड में हो या एजुकेशन की फील्ड में हो, कोई भी काम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी भी चीज को पीछे नहीं रखा। और इस तरह के हर्डल जो है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री उठा के देख लें तो इस तरह के हर्डल जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट चीजें होती हैं या जिस तरह के हर्डल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखे, इस तरह से कोई भी चीज जबकि पीपल्स पार्टी के साथ नहीं की जाती है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है तो वो अवाम के वोट और अवाम की ताकत से जीतती है। ये नहीं होता है कि कोई भी चीज उनको प्लेट में सजा के सर्व की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे ख्याल में गड़ी खुदाबख्श का जो कब्रिस्तान है, शहीदों का जो कब्रिस्तान है, वो इस चीज की गवाही देता है कि हमने, हमारी लीडरशिप ने खून दिया है, कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के आइन और पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए। बहुत जाके पाकिस्तान सॉरी फॉर इंटरप्ट। आपने कहा कि आप किसी नादीदा कुव्वतों पर बिलीव नहीं करते, आपका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ था, तो फिर सवाल तो उठता है और सवाल आपसे किया जा रहा है, तो फिर चेयरमैन पीटीआई की भी तो जमहूरी हुकूमत थी जिसको आप लोगों ने मिलकर डिरेल किया, वो किसके इशारे पे किया? लेकिन जी पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी, हमने, आपको अगर याद हो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहली अपनी स्पीच में ये कहा था कि ये गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। देन फिर 3.5 साल इफ दे आर सिलेक्टेड, बीबी सुन लेना, इफ दे आर सिलेक्टेड मान लिया हमने, लेकिन बिलावल साहब ने ये भी कहा था हमें पता है आप सिलेक्टेड है, लेकिन जमहूरियत की बका के लिए हमने आपको तस्लीम किया। जब आपने तस्लीम किया तो फिर उनको रुखसत क्यों किया? लेकिन जहां जहां उनकी बहुत ज्यादा गलतियां हमें लगी, जिस तरह से उनके आपके सामने उनके काम, जो उनके काम हम ये समझते थे कि हमारे ऑब्जेक्शन होते थे, वो किसी चीज पे ना तो वो पार्लियामेंट में उस चीज को डिस्कस करते थे, ना वो कैबिनेट में डिस्कस होते थे। साइफर का आते हैं कि क्यों जिस तरह पास हो गया था, क्या था मुल्क शहीद, जिस तरह से साइफर को पूरे जलसे में लहराया गया, क्या वो मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए ठीक था? जिस तरह से हमारी अफवाज को सोशल मीडिया पे या पूरे दुनिया में खराब किया गया, या जिस तरह से पाकिस्तान को आइसोलेट किया गया, क्या वो पाकिस्तान के लिए बेहतर था? ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बेसिस पे वो फंस जाना पड़ा। और 9 मई कोई भी इंसान जो है पाकिस्तानी वो भूल नहीं सकता है। जो जिन लोगों ने शहादतें दी, उनके यादगारों को जिस तरह से खराब किया गया, उनके मुजस्समों को जिस तरह से पाया गया, क्या वो पाकिस्तान के लिए या उन ख्वाजे पाकिस्तान या उन शोधा के घर वालों के लिए बेहतर थे? ये रीजन है जिसकी वजह से पीटीआई को घर जाना पड़ा और चेयरमैन साहब को जो है वो जेल जाना पड़ा। और ये जिस पार्टी की आप पीटीआई की बात बता रही थी, जिन्होंने इतने बड़े गुनाह कर दिए हैं, तो क्या मुमकिन है कि आम इंतखाबात में फिर पीटीआई से पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो? देखिए जी, मैं ये नहीं कह रही कि पूरी जमात जो है वो खराब, हर जमात में अच्छे लोग और बुरे लोग भी होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जमहूरियत का साथ बैठे हुए भी वो अपनी पार्टी में आवाज बुलंद कर रहे थे, जो गलत काम हो रहे थे वो भी आवाज बुलंद कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन और पार्लियामेंट की सुपरमेसी के लिए हमें किसी के साथ बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि एमआरडी की तहरीक जब हुई थी तो मोहतरमा उनके साथ भी बैठी थी जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की सियासी कत्ल की साजिश में शामिल थे। तो अगर पाकिस्तान की बचा के लिए हमें
चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अब जो हालात हैं उसमें अगर हमें इन लोगों के साथ बैठना पड़ा तो मैं समझती हूँ कि बैठना पाकिस्तान तो फिर के हक पे अगर तो फिर बैठना है यहाँ तो पे बैठेंगे। बीबी शाजिया सोबिया, चूंकि आप मजीबी पॉलिटिशियन हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं, तो फिर यहाँ पे सवाल बनता है, उस टाइम पे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा भी कॉम्प्रोमाइज हो गई और कॉम्प्रोमाइज जमहूरियत को तस्लीम किया। आप भी कह रही हैं कि अगर हमें भी तस्लीम करनी पड़ी तो कॉम्प्रोमाइज जमहूरियत हम तस्लीम करेंगे, तो फिर जमहूरियत फलेगी फूलेगी कैसे? देखिए साजिद साहब, मैंने पहले जो मोहतरमा का भी अगर एग्जाम्पल दिया है तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं की पाकिस्तान के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं। यहाँ पे बात रहती है अगर पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत कायम करने के लिए, आइन और पार्लियामेंट की स्थिति के लिए अगर हमें बैठना पड़ा तो हम जरूर चले, बैठेंगे। ठीक है। लास्ट में एक लास्ट आपसे सवाल है, अभी कादिर पटेल साहब ने, फॉर्मर एमएनए और फॉर्मर मिनिस्टर ने, अभी कादिर पटेल साहब ने भी तनकीद की, बड़े नून लीग पर निश्तर चलाए, तो क्या अब जब आप हुकूमत से चले जाते हैं फिर एक दूसरे पे तनकीद, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं नून लीग के साथ, अब आप ताल्लुकात को खराब कर रहे हैं माज इक्तदार के लिए? नहीं जी, देखिए मैं समझती हूँ कि हमारी पार्टी में कोई भी, आपने अगर देखा हो तो कोई भी खुद से आगे बढ़ के कोई तनकीद या बुराई लेग पुलिंग नहीं करता है। अगर कोई तनकीद करेगा, बुरा भला बोलेगा, हमारी लीडरशिप को कोई बुरा भला बोलेगा तो फिर जवाब तो बनता है। लेकिन ये नहीं है कि हम उनके उस गलत बात का भी जवाब ना दें, ये बात नहीं है। लेकिन अगर कोई, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि हमने किसी को भी बुरा बन के अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई अगर हमारी बुराई करेगा, लीडरशिप की बुराई करेगा, हमारी कुर्बानियों की खिलाफ कोई बोलेगा, बात करेगा तो फिर वो सुनेगा। नवाज शरीफ साहब को इसका मतलब है तस्लीम आप लोगों ने कर लिया है? देखिए वो तो पूरे पाकिस्तान ने कर लिया है उनको। अच्छा, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो जो नारा लगाते थे वोट को इज्जत दो, अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वोट को इज्जत दिलवाए। क्या अब आम आदमी को इंसाफ मिलेगा? अब पीटीआई वाले नहीं कहेंगे कि 18 में हमें सिलेक्टेड कहा गया और अगर खुदा न ख्वास्ता नून लीग के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब बन जाते हैं तो फिर ये आवाम आपको भी कहेगी कि नवाज शरीफ साहब भी सिलेक्टेड हैं। आप भी कल शाजिया सोबिया मेरे शो में कह रही होंगी नवाज शरीफ साहब आप सिलेक्टेड हैं, तो फिर ये सिलेक्शन का सिलसिला अब तो बंद हो जाना चाहिए ना मोहतरमा? देखिए जी, हमने जब ये गवर्नमेंट खत्म हुई थी 16 महीने की, तब से हमने इलेक्शन 90 दिन में करवाने की डिमांड की थी। लेकिन आप लोगों को भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि इलेक्शन का डिले होने का रीजन क्या था। अब वो रीजन खत्म हो गया है, तो अब तो इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि अवाम को ये कहने का मौका ना मिले कि जी सिलेक्शन हुआ है। और आखिर में आपको शीरी रहमान की ताकत से पता चलना चाहिए कि कौन जीता है। वो 2018 वाले जो हमारे सिस्टम सारे फ्रीज हो गए थे, डब्बे गायब हो गए थे और फिर पहले से स्टैम्प जो डब्बे थे वो आ गए थे, वो चीजें अगर ना हुई, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए, तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन का कोई बात बनती ही नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा शाजिया सोबिया साहबा, फॉर्मर एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने अपना मौक़िफ़ दिया, बहुत शुक्रिया आपका। शाह साहब, आपने शाजिया साहबा की बात सुनी, तस्लीम उन्होंने 50% तो कर लिया, कहा पूरा मुल्क देख रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब सेलेक्ट हो गए, आपको भी लगता है? बात वही आ जाती है साजिद, जो हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। देखें, सियासी बयानात में और प्रैक्टिकली काम करने में बड़ा फ़र्क है। आपने सियासी पार्टियों के जलसे ज़रूर देखे सुने होंगे, वे एक साफ़ी होने के नाते क्या दावे होते हैं, क्या बातें होती हैं दिल लुभाने वाली, और किस तरह जो है पब्लिक तालियां बजा रही होती है और किस तरह लोग वार्म अप होकर बाहर निकल रहे होते हैं और बस नारा चल रहा होता है और कुछ भी नहीं चल रहा होता। तो नारे और दावों से हट के प्रैक्टिकल जो काम है वो अगर आप देखें पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी पार्टी ने किया है तो वो इस दफ़ा आवाम से वोट बिल्कुल ले जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, कोई जिसने भी काम किया वो काम की लिस्ट में इतने छोटे आपके प्रोग्राम में बता नहीं सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया, नून लीग ने क्या किया, पीटीआई ने क्या किया, एमक्यूएम ने क्या किया, हमारे पास सब की डिटेल है। फिर आगे बढ़ते हैं ना, अब आते हैं ना, अब सिंध में आते हैं ना। सिंध में जो ये जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, जीडीए का इत्तेहाद, तो फिर एमक्यूएम, फिर ये सब, ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हम देखते हैं एवरी सीज़न जब जनरल इलेक्शन आते हैं सिंध में, वैसे तो वफाक में कई इत्तेहाद बने, सिंध में ये इत्तेहाद बनते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अब ये इत्तेहाद रंग ले आएंगे, वहाँ से पीर पगरा साहब के मौजूदा पीर पगरा साहब खुद मैदान में उतरेंगे, सफदर अब्बासी से लेके
अयाज पलीजो से लेके तमाम ये लोग एक होके पीपल्स पार्टी की नशिस्तें कम करने में कामयाब होंगे? इस पे थोड़ा सा आप मुझे मौका दें तो मैं डिटेल में बात करता हूँ। देखें, इस वक्त जो आपने बात की फिक्शनल लीग की, वो और जमात इस्लामी, MQM को ज़रा हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इस तरफ आते हैं कि जमात इस्लामी और ये फिक्शनल लीग, देखिए पेंडोरे बक्स हर सियासी पार्टी के होते हैं, कोई ना कोई मसाइल ज़रूर होते हैं। अभी जो एहतसाबी अमल ख़ास तौर पर नैब की तरफ से जारी है और दीगर लोग भी उस पर काम कर रहे हैं, तो सिंध में अगर बड़े पैमाने पे जो करप्शंस नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ इदारों में, चाहे किसी इदारे को भी ले लें आप उठा के, सबसे छोटा इदारा अगर आप लेते हैं, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि आप SBCA, KDA, MDA इस तरफ चले जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, उसमें सियासी मदाखलत पूरी तरह भरपूर तरीके से नज़र आएगी। तो लोग अब जो है कराची शहर के और सिंध के काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो समझदार हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, ये कोई बात छुपती नहीं है। तो वोट का जहाँ तक आप ताल्लुक कर रहे हैं कि तोड़ जोड़ जारी है, तोड़ जोड़ पीपल्स पार्टी के खिलाफ मजबूत जब ही होगा जब पेंडोरे बक्स जो है वो वजनी खुल जाएंगे। अगर नहीं खुले तो पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इत्तेहाद से किसी भी। अब इसमें तीसरी सियासी जमात मैं कहता हूँ MQM पाकिस्तान है। MQM पाकिस्तान की सियासत का महवर जो है ना, वो इस हद तक मेरे हिसाब से डाउन हुआ था कि मजबूरन उनको वापस इन करना पड़ा फारूक सत्तार जैसी क़दामत शख्सियत को, मजबूरन उनको उठा के मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी इन करना पड़ा, अनीस क़ायम कौनी को भी इन करना पड़ा। और अब जो है ये एक ही कढ़ाई में नहीं, एक तासुर ये भी तो है कि जिस तरह आपने कहा कि इतनी कदावत शख्सियत डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को भी MQM पाकिस्तान ने गोद ले लिया, उनको अपने पास बुला लिया और उनको ओहदे पर दोबारा इज़्ज़त अफजाई के साथ अपनी पार्टी में ले आए। लेकिन हाईजैक हुई भी है ये पार्टी, फारूक सत्तार साहब की नहीं चलती, कमाल साहब की नहीं चलती। इस तासुर को आप कैसा देखते हैं? देखें, इसमें आपने बड़ी अच्छी बात की और ख़ुद ही आपने अपने सवाल का जवाब दिया है। देखें, मुस्तफ़ा कमाल जिस लबो लहजे से आए थे, जो उनकी एंट्री हुई थी, उन्होंने कहता हूँ ना कि वो सियासतदानों को बरहना हालत में करके छोड़ दिया था। ये जुमले थोड़े से तल्ख हैं लेकिन मैं अदा कर रहा हूँ। और कराची की सियासत में उन्होंने सही काम किया था, कैरेक्टर असैसिनेशन का जो करना चाहिए उनको उस वक़्त अपने मामलात देखने के लिए जो उनका काम था वो किया उन्होंने। अब हुआ क्या है कि उन्होंने जब यहाँ उनको वापस आना पड़ा तो इसको मतलब मेरे पास जुमले नहीं है कि ये होता है, आपने जो है ना मतलब अपनी ज़िंदगी की सियासी गलती ये की है। अच्छा। मुस्तफ़ा कमाल ने, क्योंकि वहाँ उनको वो जगह इसलिए नहीं मिल सकती कि लोग हैं, लोग भूलते नहीं हैं। जुमले बड़े सख्त है मुस्तफ़ा कमाल की, आप पास्ट की सारी स्पीचेस देख लें जब इनकी एंट्री हुई है, वो जुमले बड़े सख्त थे, वो लोगों को दिलों पे लगने वाले जुमले थे। तो फिर आप खड़े रहते स्टैंड लेके ना एक जगह पे, और फिर आप वापस वही चले गए। हाँ, आप स्टैंड लेके आपने सबको एक ही कश्ती में बिठा के जुमले अदा किए थे। तो वो आपका अलग ही खड़े रहना मैं समझता हूँ सियासी लिहाज से बेहतर था। अब आ जाए आप फारूक सत्तार, अलग से तो फिर एक डॉल्फिन भी नहीं जीत रही थी ना सर, आपको ये भी तो याद होगा। देखे साजिद, शायद इक्तदार की भूख, जिस जोर से वो आए थे, देखे नई सियासी पार्टी को टाइम लगता है आने में। ठीक है, कराची शहर है, आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते कुछ ना कुछ फल मिलता, कम से कम अपने मंशूर पे खड़े रहते। अब वो मंशूर डूब गया, खत्म हो गया। अब आ गए ये उस मंशूर पर जिस कश्ती को पहले ही डूबा हुआ करार देते थे। अब आप फारूक सत्तार साहब की जो बात करें, जो काफी अरसे आपने देखा होगा खामोश और अलहदा सियासत करते रहे, तो क्या वो तनकीद के मुस्तहिक हैं? जिस तरह आप अभी कह रहे हैं, तो वो भी तो एक अलग ORC के जत्थे के साथ थे उस वक्त। मैं उधर ही आ रहा हूँ। उनका एक आप जहन देखें, सियासी दिमाग देखें फारूक सत्तार का, कि पहले दिन से उन्होंने क्या लिखा अपने आगे कि तंजीम बहाली कमेटी। क्या बात है, हाँ ऐसे ही ऐसे ही। उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं धड़ाऊं, सही, वो उस बहाली में लगे हुए थे। हाँ, अप्रिशिएट। तो इस वक्त उनको उस नजर से देखा जा रहा है कि उन्होंने बहाल कर दिया। हाँ। मेन किरदार उनका है, क्रेडिट फारूक सत्तार साहब ले गए ये बात। तो मतलब जो उन्होंने नाम रखा था ना, बहाली तंजीम बहाली कमेटी, वो नाम उन्होंने
वाकई कैश किया है उनकी सियासत में और मुस्तफ़ा कमाल वाली सियासत में यहाँ डिफरेंसेस आ गए। अब जो ये डॉक्टर साहब पम्फलेट बांटते फिर रहे हैं, जिस तरह एमक्यूएम वाले तमाम एमक्यूएम की जमात जो ये जलसे कर रही है टाउन्स में, उसमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं डॉक्टर साहब, मार्केटों में जा रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले उनकी सराफा बाज़ार की एक वीडियो देखी, वहाँ पे भी वो लोगों को इंगेज कर रहे हैं कि आप आएँ, अपना मंशूर बता रहे हैं। क्या लोग भी आ रहे हैं? साजिद, एक सर्वे आज ही मैंने अपनी टीम को भेज के करवाया और रेगुलर बेसिस पे एक डिस्ट्रिक्ट को मैं अपनी टीम के थ्रू दिखवा रहा हूँ। तो देखें, फारूक सत्तार मेहनत कर रहे हैं वो इसलिए कि उनका ताजिर बरादरी में एक वजन है। सही। और फारूक सत्तार की अपनी ज़ाती कुछ पीआर है। सही। अच्छा, वो पीआर चूंकि मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई, धड़ों से मुराद इस हलके में 50 हैं, उस हलके में 200 हैं, उस हलके में 500 हैं। ये डिवाइड, यानी जैसे ताहिरुल कादरी की आप मिसाल ले लीजिए। अच्छा। कि जब वो धरने में बैठते हैं तो लाइन से लोग बैठे होते हैं और लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं। इलेक्शन होता है तो ताहिरुल कादरी को, पब्लिक फिगर है, जहां वो जाएंगे लोग खुद आएंगे, वो लोग हैं। लेकिन वो लोग हल्के डिवाइड हुए, हल्का बंदियों के चक्कर में वो डिवाइडेशन की वजह से ये प्रॉब्लम सामने आई जो ताहिरुल कादरी ने भी फेस की हमेशा, कि उनको वोट, उनका भाई लोग लाखों की तादाद में बैठे, एक सीट भी नहीं निकली, क्या वजह? वो उनका जो वोटर है वो टुकड़ों में बटा हुआ है। टीएलपी का वोटर टुकड़ों में बटा हुआ है। फारूक सत्तार की जात की बात कर रहा हूं कि उनका अपना वोटर बहुत है, उनके अपने चाहने वाले हैं, इलाकाई लेवल पे भी हैं, लेकिन बटे वो आप पिछले इलेक्शन में देखें अपने घर की सीट से हार गए हो। तो जो उन्होंने मेहनत की थी वो क्यों टूट गई? कि उनके हलके में वजन कम था, वोटर डिवाइड था, उनके जो चाहने वाले हैं वो डिवाइड हुए हैं। अब चाहे वो यूनिवर्सिटी चले जाए, चाहे ताजिर बरादरी में चले जाएं, चाहे वो किसी पब्लिक मुकाम पे चले जाएं, चाहे किसी फेस्टिवल में, फंक्शन में चले जाएं, लोग जमा हो जाते हैं। गुफ्तगू का अंदाज भी है, सॉफ्ट लेवल है उनकी गुफ्तगू का, कन्विंस कर जाते हैं, फिर प्यार करते हैं, लोगों में घुल मिल जाते हैं। कुछ चीज़ें देखें ना जो पॉजिटिव होती हैं। एक सियासतदान का सबसे बड़ा मसला ये कि वो आवाम में किस तरह उतरता है। सही। आवाम में तकब्बुर के साथ उतर रहा है, आजिज़ी के साथ उतर रहा है, आवाम हर चीज़ देखती है। तो फारूक सत्तार की ये बात तो मैं यहाँ ज़रूर करूँगा कि अवाम में आजिज़ी के साथ उतर जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। कोई अचानक चला जाए, ये काम है उनकी 10 तरफ से बाहर होगा तब भी मना नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, काम करेंगे। मुझे जाहिर है मेरी फील्ड है, लोगों ने मुझे बताया, मैं कोई अपने पास से तो बात नहीं कर रहा। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किसी काम का भी कभी नहीं कहा उनको, हालांकि वो जानते हैं। जाहिर है एक जर्नलिस्ट हूँ, जो जान पहचान होनी चाहिए सबसे है, मगर मैंने सुना लोगों से कि वो काम का मना नहीं करते। तो वो मना ना करना भी एक मायने रखता है। देखें, किसी घर में कोई फायदा पहुंच रहा है, अगर उसमें फारूक सत्तार पीछे बैठे, मिसाल देता हूँ आपको, कोरोना के दौर में लोग बड़ी तकलीफ में थे, ये बात फारूक सत्तार ने डिक्लेयर नहीं किया आज तक किसी को। अच्छा। ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ आपसे, बताएं कि कई घरों में फारूक सत्तार का राशन गया है। क्या बात है, कहना नहीं चाहिए, ये नेकी थी, उस वक्त पार्टी थी ना, उनका एक धड़ा था, बस वो उन्होंने जो भी किया, कहना नहीं चाहिए, नेकी ये जाया होती है। अच्छा। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा कोई ताल्लुक सियासी जमात से नहीं है, मैं शख्सियत की बात कर रहा हूँ। कि आपने पूछा कि क्या अंजाम होगा, तो अंजाम ये है कि मैं नहीं समझता कि बाकी किसी ने मुत्तहिदा पाकिस्तान में कोई ऐसे काम किए हुए कि अवाम में पजीराई हासिल हो, बड़ी माजरत के साथ। मैं नहीं समझता कि फिक्शनल लीग ने कराची की अवाम के साथ कोई ऐसे भले के काम किए कि अवाम में पजीराई मिले। हाँ, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी का मुकाबला, बड़ा टफ मुकाबला देख रहा हूँ मैं इलेक्शन में, इंतहाई टफ मुकाबला देख रहा हूँ मैं इलेक्शन में। सही। तो ये तो है कराची की सूरत हाल। बाकी जो अभी शाजिया बहन हमारी बात कर रही थी, पुरानी सियासतदान है और कदर करता हूँ मैं। ज़ाहिर है इन्हीं लोगों ने पार्लियामेंट को रन करना होता है, चलाना होता है, कानून साज असेंबली इनके हाथ में होती है और आवाम का मुस्तकबिल इनके पास होता है। तो इनको इनकी बात पे जो ये जवाब आपको नहीं दे पाई वो मैं आपको दे देता हूँ कि वाज़े लफ्ज़ों में मेरे पास एक वीडियो मौजूद है जरदारी साहब की, जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक सहाफ़ी सीनियर एंकर पर्सन ने सवाल किया कि पीटीआई से आपको अगर इलाई होना पड़े तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एक जवाब दिया था कि पीटीआई को आप सियासी पार्टी कहते हैं? मैं नहीं समझता। अच्छा। बड़े छोटे से जुमले ही, वीडियो सेफ है मेरे पास। तो वो जिस जहन का इंसान है, जितना उसका सियासी कद है, मैं कहता हूं कि उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी इस बात पे। तो अभी देख लीजिए आप के JUI फेम है, पीटीआई के लोगों का जाना, आप उसको किस तरह देख रहे हैं, क्या अंजाम हुआ? मतलब पीटीआई का फ्यूचर, मतलब उन्होंने जाके खामखा सर दीवार से मार दिया और अपने आप को लेट डाउन कर लिया
कि जिसको आप नारे लगवाते थे एक फ्यूल के हवाले से पूरे भरे जलसे में, हाँ। उन अपनी आप तकरीरों को तो सुने कि आपने किसी को बख्शा ही नहीं था, अल्लाह माफ करे। तकब्बुर की कोई इंतहा होती है, आजिज़ी में बड़ी ताकत है, अल्लाह बड़ा साथ देता है। तो साजिद ये इन्होंने बड़ी पॉलिटिकल मैं कहता हूँ चाल जो खेली है, इंतहाई गलत खेली है वहाँ जाके मौलाना की तरफ। और मौलाना जो है वो मैं नहीं समझता कि कभी भी इनको थोड़ा सा भी स्पेस देंगे। अच्छा, कोई मुलाकात ये कोई रंग नहीं लाएगी? मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ बैठ के आपके प्लेटफॉर्म से, वैसे उनकी मर्जी है, सियासत में दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन मौलाना की सियासत दो जगह घूम रही है। अच्छा, ये मैं आपको वादे कर दूं, एक जगह घूम रही होती तो शायद वो सोच लेते। मौलाना फजलुर रहमान एक दीनी पार्टी को लीड करते हैं, मजहबी पार्टी को लीड करते हैं। मौलाना पुराने सियासतदान हैं। तो सियासी पार्टी और दीनी मजहबी पार्टी जब ये मिक्स होती है तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म का सिरप बनता है। तो वो जो जहादीदा इंसान है, पुराने सियासतदान है, वो भूलेंगे नहीं। ये वजन होता है साजिद। देखें, ताहिरुल कादरी का सियासी वजन अपनी जगह है, मजहबी वजन अपनी जगह है। सही सही। मौलाना साहब का सियासी वजन अपनी जगह है, मजहबी वजन अपनी जगह। तो ये चीजें मिल के ना एक बड़ा किरदार अदा करती हैं। पीटीआई को एंटरटेन नहीं करेंगी ये जमात, सवाल ही नहीं पैदा होता। चले, जिस उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।